अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि केमिस्ट्री जो है वो क्या है, ठीक है। और केमिस्ट्री का जो वर्ड है एक्चुअल में ये कौन सी लैंग्वेज से है, और सबसे पहले जो है वो केमिस्ट्री को का क्या नाम दिया जाता था, ठीक है। और डिफरेंट नेशंस ने केमिस्ट्री की जो है वो डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, और जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी मैटर का, जिसको हम एटम बोलते हैं, उसको भी हम स्टडी करेंगे। और इसके अलावा जो है उसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनको देखेंगे, एटम की हिस्ट्री को स्टडी करेंगे, आयन को देखेंगे, और मॉलिक्यूल और जो मॉलिक्यूलर आयंस वगैरह हैं, इन सारी चीज़ों को जो है वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होती है कि ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि कोई भी हमारे पास मैटर है तो उसकी कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन के अंदर हम ये देखते हैं कि कोई भी मैटर है तो उसके अंदर एटम्स की अरेंजमेंट क्या है, ठीक है। किस तरह के एटम्स से ये मिलके बना है, कि एटम्स की टाइप्स क्या हैं। जिस तरह अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो उसके अंदर हमने पूरे पीरियोडिक टेबल को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। तो वो उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर, ठीक है। तो कुछ हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं, कुछ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, कुछ चारकोजिन्स हैं, हैलोजेंस हैं, नोबल गैसेस हैं। तो ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, तो इसको भी हम स्टडी करते हैं। तो इसके अलावा हम ये भी स्टडी करते हैं कि अगर आपके पास कोई मैटर है और वो डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, तो हम ये देखेंगे कि उस मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की रेशियो क्या है, ठीक है। जिस तरह अगर आपके पास वाटर मॉलिक्यूल हो तो आप उसमें ये देखेंगे कि उस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हम स्टडी करते हैं कि किसी भी जो आपके पास मैटर है उसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर के अंदर आप ये देखेंगे कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या है और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है किसी भी मैटर का। थर्ड नंबर पे हम ये देखते हैं कि किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है। प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो केमिकल भी हो सकती हैं, फिज़िकल भी हो सकती हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम ये देखते हैं कि किसी भी जो मैटर है उसकी शेप क्या है, वॉल्यूम क्या है और उसका कलर क्या है, ठीक है। इसी तरह जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर हम ये देखते हैं कि कंबस्टन से जो है क्या हमारे पास ऑब्टेन होता है। कोई भी मैटर को अगर हम कंबस्टन एनालिसिस उसका करते हैं, या फिर उसकी फ्लेमेबिलिटी से हमारे पास क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, या उसकी पीएच वैल्यू जो है वो किस तरह की है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं केमिस्ट्री के अंदर कि जो अगर डिफरेंट मैटर्स जो हैं वो चेंज हो रही हैं एक फ़िज़िकल फॉर्म से दूसरी फ़िज़िकल फॉर्म से में, तो फिर उसके लिए जो है वो क्या क्या चेंजेस आएंगी। उसके लिए आपके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, प्रेशर में क्या चेंज आएगा, और टेम्परेचर जो है वो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। इसके अलावा डिफरेंट लॉज एंड प्रिंसिपल्स जो हैं उनको भी देखा जाता है कि इन तमाम जो चेंजेस हैं उनको लाने के लिए जो है वो ज़रूरी होते हैं, जिसमें हमारे पास बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगेड्रोस लॉ है। तो इस तरह और भी बहुत सारे लॉज हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो हम केमिस्ट्री के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। अब हम केमिस्ट्री का इसकी हिस्ट्री का एक ब्रीफ सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि केमिस्ट्री का जो एक्चुअल में वर्ड है, ये सबसे पहले जो है वो इसको किस नाम से डोनेट किया जाता था, ठीक है। और इवॉल्व होके वहाँ से हमारे पास जो है केमिस्ट्री का वर्ड आया। तो सबसे पहले जो है वो अल्कीमिया जो है वो कहा जाता था केमिस्ट्री को, ठीक है। और ये जो इजिप्ट के लोग थे उन्होंने सबसे पहले इसको ये नाम दिया था, और अल्कीमिया का मतलब होता है ब्लैकनेस, ठीक है। तो जो इजिप्ट के लोग थे वो एक्चुअल में जो वादी नील है वहाँ पे रहते थे, ठीक है। जो दरिया नील की वादी है वहाँ पे, तो वहाँ की जो ज़मीन थी ना बहुत ज़्यादा सरखेज़ थी, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा थे। और तो फिर जब उन्होंने उस जो आप उनकी सॉइल थी उसको स्टडी किया, तो वहाँ से जो है उन्हें डिफरेंट केमिकल्स मिले, ठीक है। तो उसी की बेस के ऊपर फिर उन्होंने इसको अल्कीमिया का नाम दिया। तो इसी तरह अगर आप इसको ओल्ड इंग्लिश के अंदर देखें तो इसको उन्होंने अल्कीमी जो है वो जो वर्ड जो है वो हमें यूज़ होता है, और मॉडर्न जो है वो हम इसको केमिस्ट्री बोलते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि डिफरेंट नेशंस ने क्या कंट्रीब्यूट किया केमिस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए। तो उसमें सबसे पहले आप अगर इजिप्ट के लोगों का देखें तो वो आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो आप कह लो कि फ़ेमस थे, ठीक है। तो वो डिफरेंट तरह की कलरफुल पेंटिंग्स बनाया करते थे। इसी तरह जो ग्रीक के लोग थे उन्होंने जो कॉन्सेप्ट ऑफ एटम है, एलिमेंट है और केमिकल रिएक्शंस है, इसको इंट्रोड्यूस करवाया था सबसे पहले। और जो रोमन्स के लोग थे इन्होंने मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया,
ठीक है। और इसके अलावा जो है वो मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं, जिसमें जाबर बिन हैयान का नाम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इन्होंने मॉडर्न केमिस्ट्री की जो है वो बेस बनाई थी, ठीक है। और जो डिफरेंट आपके पास इंस्ट्रूमेंट हम आज यूज़ करते हैं, और जो डिफरेंट प्रोसेस हैं, जिस तरह फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है, तो ये सारे प्रोसेस जो है ना, ये मुस्लिम साइंटिस्ट ने जो है वो डिस्कवर किए थे। और ये जो इसके लिए आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, फ़नल हो गया, कॉनिकल फ्लास्क हो गया, स्पैचुला हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है ना मुस्लिम साइंटिस्ट की ही डिस्कवरी हैं। तो इसके अलावा इन्होंने डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं उनको भी डिस्कवर किया। तो ये इसके एक ब्रीफ सी हिस्ट्री थी केमिस्ट्री की। तो अब हम देखते हैं कि एटम क्या होता है, ठीक है। एटम जो है वो किसी भी मैटर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। और अब देखेंगे मैटर क्या होता है, ठीक है। मैटर जो होता है वो कोई भी वो वाली चीज़ जो कि मैस रखती है और स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, तो उसको जो है वो हम मैटर बोलते हैं। और मैटर जो है वो डिफरेंट तरह के एटम से मिलके बनता है। अब देखें, एटम जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल यूनिट होता है किसी भी मैटर का, तो जिसको हम जो है वो अपनी आम आँख से नहीं देख सकते। तो उसके लिए हम एक माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, जिसको स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप जो है STM बोला जाता है। तो जब हमने जो है वो STM को यूज़ किया, तो हमें पता चला कि कोई भी मैटर जो है उसके अंदर जो एटम होते हैं ना, वो उनकी स्फेरिकल शेप होती है, ठीक है। और जो स्फेरिकल शेप होती है उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और उसके इर्द गिर्द डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं, जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो और जो आपके पास सेंट्रल न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है। और प्रोटॉन जो होते हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये जो है इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस हो गया वहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, और जो आपके पास जो उसके इर्द गिर्द डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं वहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो एटम जो है वो एक बना हुआ होता है। अब आप अगर इसकी हिस्ट्री को देखते हैं, तो एक स्वीडिश केमिस्ट है जे बर्ज़िलस, उन्होंने इसके जो डिफरेंट एटम्स थे इनके एटॉमिक मास जो है उनको डिस्कवर किया, सबसे पहले डिटर्मिन किया। और उस टाइम पे जो उन्होंने डिफरेंट मैसेज को डिटर्मिन किया था, उनकी वैल्यू और जो आज हम हमारे पास मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके जो हमने आज मॉडर्न वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं, वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो बर्ज़िलस की एक और कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि इसने ना केमिकल सैम्पल्स जो हैं उनका सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। लाइक आपके पास अगर हाइड्रोजन है तो उसको हम एच से डिनोट करते हैं, हीलियम है HE से करते हैं, फ्लोरीन को F से, क्लोरीन को Cl से। तो ये सबसे पहले जो है वो सैम्पल्स जो थे वो जे बर्ज़िलस ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए थे। इसके बाद एक और फिजिस्ट थे अर्नस्ट रदरफोर्ड, तो उन्होंने जो है वो 1912 के अंदर सबसे पहले जो है वो एटम का एक स्ट्रक्चर जो है वो पेश किया। इनके मुताबिक ये था कि एटम जो है ना वो बिल्कुल एक छोटा सा सोलर सिस्टम है, ठीक है। सोलर सिस्टम कैसे? कि जिस तरह आपके पास कोई सोलर सिस्टम है ना हमारा, तो इसके सेंटर में सन है, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, जिसके अंदर डिफरेंट प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह जो आपके पास एटम है उसके सेंटर में जो न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन सोलर सिस्टम का और जो आपके पास एटम है उनका बेसिक डिफरेंस ये है कि जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर ग्रेविटी होती है, ठीक है। लेकिन जो आपके पास एटम है इसके अंदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो अर्नस्ट रदरफोर्ड ने सबसे पहले जो है वो एटम का जो है वो स्ट्रक्चर बताया था कि ये बिल्कुल एक सोलर सिस्टम के जैसा ही है। अब हम ये देखते हैं कि जो इसके एटम का जो न्यूक्लियस होता है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है, तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो एक्चुअल में क्या होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जो कि सेंटर जो है वो सेंट्रल पार्ट जो है किसी भी एटम का जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन जो होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और जिस तरह अगर आप देखें कि आपके पास सोडियम एटम है तो इसके अंदर 11 प्रोटॉन्स होते हैं, तो इस वजह से इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी 11 है। तो अगर आप इसका रेस्ट मास जो है वो देखते हैं तो वो है 1.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। और इसी तरह अगर आप इसको ग्राम के अंदर देखेंगे तो ये होगा कि 1.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम,
ठीक है। इसी तरह अगर न्यूट्रॉन है तो उसके ऊपर जो है वो कोई भी चार्ज नहीं होता, इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो इसका जो रेस्ट मास होता है ये ऑलमोस्ट प्रोटॉन के इक्वल ही होता है, जो कि है 1.675 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। और अगर इसको हम ग्राम के अंदर करते हैं तो वो है 1.675 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम। और अगर जो है वो हम जो चार्ज और मास जो है वो डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स का देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए हम इसको डिनोट करते हैं कि ये -1 चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है। और जो चार्ज होता है अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड देखें तो वो होगी कि -1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और जो है वो इसी तरह अगर आप प्रोटॉन देखते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसको हम +1 से जो है वो डिनोट करते हैं। और अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड देखें इस चार्ज की तो वो होती है कि +1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और अगर इसी तरह आप न्यूट्रॉन को देखते हैं तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है, तो ज़ीरो चार्ज होता है। तो इसी तरह अगर आप इसके मैसेज देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर इसका मैस जो है वो होता है कि 9.1094 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻28 ग्राम्स, ठीक है, तो ये ग्राम के अंदर है। इसी तरह अगर आप इसको किलोग्राम के अंदर देखेंगे तो वो होगा 9.1094 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। और अगर आप प्रोटॉन का जो है वो मैस देखेंगे ग्राम्स के अंदर तो वो होगा 1.6726 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो अगर आप इसको किलोग्राम के अंदर देखेंगे तो वो होगा 1.6726 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो जो न्यूट्रॉन है इसका मैस अगर आप देखें तो वो प्रोटॉन के ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है, जो कि है 1.6749 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। तो अगर आप इसको किलोग्राम के अंदर देखते हैं तो वो होगा 1.6749 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। तो ये जो है वो इनके डिफरेंट चार्जेस और मैसेज हैं। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है उसको देखें तो एटम का जो है वो ऑब्वियसली प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो हैं उनसे मिलके बनता है, ठीक है। और अगर आप इसका टोटल मास जो है वो किसी भी एटम का देखते हैं तो वो उसके जितने भी प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन हैं और इलेक्ट्रॉन हैं, इन सब के मैसेज को जमा करके तो उसका टोटल मास बनता है उस एटम का, ठीक है, जिसको कि हम एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं। तो ये जो आपके पास एटॉमिक मास है या फिर मॉलिक्यूलर मास है तो इसको आप मेजर करते हैं एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, ठीक है, जिसको हम डिनोट जिसकी हम शॉर्ट फॉर्म जो है वो यूज़ करते हैं AMU। तो 1 AMU जो होता है ये होता है 1.661 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम के, ठीक है। इस तरह अगर आप इसको ग्राम के अंदर देखेंगे तो 1 AMU इज़ इक्वल टू 1.661 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 किलोग्राम, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है। तो मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी कंपाउंड का छोटा सा यूनिट होता है, सबसे छोटा यूनिट, जिसको हम स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो बोलते हैं। और यही जो है वो किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटर्मिन करता है, ठीक है। अब देखिए आपके पास एक कंपाउंड है और उसके अंदर जो है वो डिफरेंट जो है ये सेम तरह के या डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स जो हैं उसके अंदर पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब देखें कि उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो तो मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल जो है वही उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बनाएगा, ठीक है। तो अब जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं, किसके अंदर 2 भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4, 8 मतलब डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट जो नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर वो उसकी एटॉमिसिटी जो है उसको डिटर्मिन करते हैं। तो अगर आप इसके साइज़ को देखते हैं तो मॉलिक्यूल का साइज़ जो है वो ऑब्वियसली बिगर होता है देन एटम। कि अगर आप हाइड्रोजन का एटम एक ले लें और या एक अकेला ऑक्सीजन का एटम ले लें और उसको कंपैरिजन करें वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। और लेकिन अगर आप इसको अलहदा देखें तो सिर्फ आपके पास अगर एक हाइड्रोजन है तो उसका साइज़ जो है वो भी वाटर मॉलिक्यूल से कम होगा। और अगर आप एक ऑक्सीजन का और वाटर मॉलिक्यूल का कंपैरिजन करेंगे तो ऑक्सीजन एटम जो है वो छोटा होगा वाटर मॉलिक्यूल की निस्बत से, ठीक है।
तो जो भी किसी भी मॉलिक्यूल का जो साइज़ होता है वो डिपेंड करता है कि आपके पास उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं, ठीक है। और जो एटम हैं उनकी शेप कैसी है, कि आइदर कि उनके जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है या बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो मॉलिक्यूल का जो साइज़ है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को जो है उनकी एटॉमिसिटी की बेस के ऊपर अगर हम उनको डिवाइड करें तो हम उनको 3 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एक होती है डाईएटॉमिक और थर्ड होता है ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो जो आपके पास मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सिर्फ एक ही एटम से मिलके बनते हैं, ठीक है। जिस तरह आपके पास नोबल गैसेस हैं, और नोबल गैसेस जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज होती हैं क्योंकि इनका जो है वो आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके अंदर जो है वो और कैपेसिटी नहीं होती कि और इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कर सकें। तो इसलिए जो है ये सिर्फ एक ही जो एटम है वो एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर नियॉन है तो वो एक नियॉन जो है वो भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। तो इस तरह कुछ जो हैं वो डाई एटॉमिक में होते हैं। इस तरह के मॉलिक्यूल होते हैं जो कि 2 एटम से मिलके बनते हैं, जिसमें आपके पास जो है वो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। कुछ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं कि इस तरह के मॉलिक्यूल जो कि 3 एटम से मिलके बने हैं, ठीक है। जिसमें आपके पास ओजोन मॉलिक्यूल आ सकते हैं क्योंकि इसके अंदर 3 जो है वो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हैं। तो इस तरह एक वाटर मॉलिक्यूल भी है जो कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलके बना है, ठीक है। तो ये जो है अब देखें कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन तो 3 एटम हो गए। तो ये तो हमने ट्राई एटॉमिक में यही पढ़ा ना कि मॉलिक्यूल इस तरह के मॉलिक्यूल जो कि 3 एटम से मिलके बनते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हम ये देखते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहलाते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल के बहुत ज़्यादा बड़े मॉलिक्यूल, मैक्रो मीन बहुत बड़ा, ठीक है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल जो हैं वो जो है वो बेसिकली पॉलीमर्स होते हैं। पॉली मीन बहुत ज़्यादा, और मर्स का मतलब होता है यूनिट्स, कि जो बहुत ज़्यादा इस तरह पॉलीमर का मतलब होता है कि कोई इस तरह की चीज़, इस तरह का सब्सटेंस जो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बनता है, और उन यूनिट्स को जो है वो हम मोनोमर्स बोलते हैं। तो मोनोमर्स जो है ये तो ऑब्वियसली फिर आप ये कहेंगे कि जो पॉलीमर्स हैं उनके जो सब यूनिट्स हैं वो मोनोमर्स हैं। तो जो मोनोमर्स हैं ये लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, ठीक है। तो जब ये आपस में कनेक्ट होते हैं और लॉन्ग चेन्स बनाते हैं तो उससे आपके पास पॉलीमर्स बनते हैं, और पॉलीमर्स जो हैं तो यही जो है वो एक्चुअल में मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आप इसको जो है मैक्रो मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं कि क्योंकि एक तो इसकी पॉलीमेरिक नेचर होती है, ठीक है, और दूसरा जो है इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो इस वजह से जो इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि पॉलीमर्स होते हैं कि नेचर के होते हैं और उनका साइज़ बड़ा होता है, तो उसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। जिस तरह कि आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, हीमोग्लोबिन का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें आपके पास एक हीम ग्रुप नज़र आ रहा है और उसके साथ जो है एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है और साथ में एक रेड ब्लड सेल नज़र आ रहा होगा। तो जो हीमोग्लोबिन है ये हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो है वो पाई जाती है, और हीमोग्लोबिन जो है ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल की बहुत ज़्यादा अच्छी एग्जांपल है। तो जो हीमोग्लोबिन है इसका एक्चुअल में काम क्या होता है कि ये ना हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई का काम करती है। मतलब कि हमने ऑक्सीजन जो है या एयर जो है उसको इनहेल किया, तो वो लंग से जो है ऑक्सीजन को लेके हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जितने भी सेल्स हैं उन तक ये ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये आपका जो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर तकरीबन 10,000 एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और अगर आप इसका कंपैरिजन करते हैं हाइड्रोजन एटम के साथ, तो जो एक मॉलिक्यूल होता है हीमोग्लोबिन का वो 68,000 टाइम्स ज़्यादा हैवी होता है हाइड्रोजन एटम से, ठीक है। मतलब कि अगर आप एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल हो और साथ में आपके पास 68,000 हाइड्रोजन एटम्स हों, तो इन दोनों का जो है वो फिर जो है ये आप कह लो कि ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। आई होप कि आपको मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि आयन क्या होता है, ठीक है। आयन जो होता है
वो इस तरह के हमारे पास स्पीशीज़ होते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो इसकी बेस के ऊपर हम आयन को को जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं कि कुछ आयन्स हमारे पास पॉजिटिव आयन्स होते हैं और कुछ नेगेटिव आयन्स होते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव आयन जो है वो कैसे बनते हैं कि जब भी आपके पास कोई न्यूट्रल एटम है और उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको लूज़ किया है, ठीक है, तो वहाँ से जो आपके पास आयन बनेगा वो पॉजिटिव आयन होगा, और पॉजिटिव आयन को जो है वो हम केटाइन बोलते हैं। तो इसको आप डिनोट करते हैं कि कोई भी आपके पास पार्टिकुलर एलिमेंट है उसके सैम्पल के ऊपर आप पॉजिटिव जो है वो साइन शो करते हैं, तो इससे आप पॉजिटिव आयन जो है वो इस तरीके से आप उसको शो करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप जो है वो पॉजिटिव आयन आपकी फॉर्मेशन करनी होती है तो उसके लिए एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है। एनर्जी क्यों रिक्वायर होती है? देखिए, एक एटम जो है उसका स्फेरिकल साइज़ होता है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके इर्द गिर्द डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और जब वो आपस में उनकी अट्रैक्शन होती है तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि हम वहाँ से किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो है वहाँ पे से जो है वो इमिट करवा सकें, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको जो है वो ख़त्म करे और वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है उसको इमिट करवा दे, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो अगर आप पॉजिटिव आयन्स में एग्जांपल लें, जैसे सोडियम का जो पॉजिटिव आयन है Na पॉजिटिव, पोटाशियम का है K पॉजिटिव, और एल्युमिनियम का Al3 पॉजिटिव है कि एल्युमिनियम जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम तीनों इलेक्ट्रॉन्स को जो है वहाँ से इमिट करवा सकते हैं। इसी तरह नेगेटिव आयन जो होता है, तो जब भी कोई भी आपके पास न्यूट्रल एटम है और वो किसी एक इलेक्ट्रॉन को, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को पिकअप करता है, तो वहाँ से आपके पास जो है वो नेगेटिव आयन बनता है, ठीक है। नेगेटिव आयन को आप एनायन भी बोलते हैं। और जब भी जो है आप इसको मतलब आपने डिनोट करना है, तो ए जो है वो फ़र्ज़ करें कि आपके पास कोई एलिमेंट है और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटर हुआ, तो आप उसको डिनोट करेंगे ए नेगेटिव से, ठीक है। तो इस प्रोसेस के अंदर जो है वो एनर्जी रिलीज़ होती है। और अगर आप इसमें एग्जांपल देखें तो इसके अंदर Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड या फिर आयोडाइड जो है उसकी एग्जांपल जो है हम ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है कि जिस तरह हमारे पास एक सिंपल आयन होता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से वहाँ पे एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो आयन बन रहा है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर आयन के अंदर ये होगा कि कोई भी मॉलिक्यूल है वो या तो लूज़ कर रहा है या फिर गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो उससे मॉलिक्यूलर आयन जो है वो बनेगा, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि व्हेन अ मॉलिक्यूल लूज़ और गेन एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म अ मॉलिक्यूलर आयन। तो मॉलिक्यूलर आयन को अगर आप देखें तो अगर तो कोई मॉलिक्यूल जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको लूज़ करता है, ठीक है, तो वहाँ से जो है आपके पास केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। और अगर वो मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उससे आपके पास एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन बनेगा, ठीक है। तो जो केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स होते हैं वो ज़्यादा अबंडेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन के। तो केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन के अंदर हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं, तो एक तो हमारे पास जो है मीथेन जो है उसका केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है CH4 पॉजिटिव, कार्बन मोनोऑक्साइड का है CO पॉजिटिव, और जो है वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है N2 पॉजिटिव। तो इसमें जो है वो N2 का मतलब ये है कि 2 नाइट्रोजन है वो आपस में मिले, उन्होंने नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनाया और वहाँ से जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इवॉल्व करवाया, हमने इमिट करवाया, तो वहाँ से जो है वो फिर उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये वाले जो आयन जो हैं वो कैसे बनते हैं, तो इसके लिए हमें हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम या फिर अल्फ़ा पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है या फिर एक्स-रेज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जब भी आप हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम, अल्फ़ा पार्टिकल या फिर एक्स-रेज़ को किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाते हैं, तो वहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं और आपके पास जो है मॉलिक्यूलर आयंस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो जो आपके पास जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट्स जैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो होती हैं, तो उसके जो मॉलिक्यूलर आयन हैं उनके ब्रेक डाउन करवा के उनके स्ट्रक्चर से जो जितनी भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो जो है वो हासिल की जाती है।
और कि जो भी आपके पास नेचुरल प्रोडक्ट है आप इसको जो है वो ये किन किन चीज़ों से मिल के बनी है, या आप इनको कौन कौन से पर्पसेस के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था। आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को किसी भी पॉइंट पे कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।